अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नातिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़ी सियासी गुफ्तगू तो होती रहेगी और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात भी करेंगे, लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा एक डिबेटेबल इशू और एक दफ़ा फिर हम ये देख रहे हैं कि फ़लस्तीन लहू लहू। फ़लस्तीन में जो मज़ाहमती तहरीक है हमास, उसके इसराइल पर हमले और उसके जवाबी हमलों में जो इसराइल के हैं उसमें 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी उसमें शहीद हो गए हैं, सैकड़ों उसमें ज़ख्मी हैं। सवाल ये है कि ये जो आलमी दुनिया के इस जो हालात हैं उस पर किस तरह से असरअंदाज होगी, जो इस्लामी ममालिक हैं उनका यहाँ पर रोल क्या होगा, ख़ासतौर पर सऊदी अरब के हवाले से, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि इसराइली वफ़द ने एक सऊदी अरब का विज़िट भी किया था। लेकिन जो अक्सरियत है अमेरिका समेत, डेफिनेटली अमेरिका इसराइल के पीछे खड़ा हुआ है। उसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इसराइल के साथ देने का वादा कर लिया कि जी हम उनके साथ हैं और हमारा तमाम हमदर्दियाँ और उसके साथ साथ ताकत, और अमेरिका ने तो शायद जंगी सामान तक भिजवाने की बात कर दी है। ऐसे में आगे हालात क्या होने जा रहे हैं, मुशर्रक़ अवस्था पर इसके असरात क्या मुरतब होंगे। हमारे साथ इस वक्त जो नजमुद्दीन साबिक़ फॉर्मर एम्बेसडर मौजूद हैं, ज़रा उनसे इस हालात पे उनका तज़िया जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजमुद्दीन शेख साहब। नजमुद्दीन शेख साहब, एक दफ़ा फिर हम ये देख रहे हैं कि जो फ़लस्तीन पे इसराइल के हमले और उससे पहले जो हमले हुए उसके जवाबी हमले हुए, अब इसके जो असरात हैं जाहिर सी बात है पूरी दुनिया पर से इसका रिएक्शन आ रहा है। मैं मुस्लिम उम्मा की बात बाद में करती हूँ। इस वक्त अक्सरियत ममालिक जो है वो इसराइल के साथ खड़े हैं, क्या इसके असरात होंगे? देखिए, अव्वला तो हमें ये पहचानना चाहिए कि हमास जो है वो सिर्फ गाजा स्ट्रिप में अक्सरियत रखती है और असर रखती है। जहाँ तक फ़लस्तीन का सवाल है, उसमें जो फ़लस्तीनी PLO की रिप्रेजेंटेशन है वो हमास से घबराती है, हमास के साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। हमास आज अभी तक जो कुछ कर चुकी है वो इस बिना पे कि कतर ने उनको कुछ फंडिंग की है, और कतर के अलावा शायद इंडिविजुअल्स हैं सऊदी अरेबिया में, UAE में, जो कि उनको पैसे देते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमास को कोई नुमाइंदा, फ़लस्तीन का नुमाइंदा नहीं करार देता। वो कहते हैं कि हमास की जो इन्फ्लुएंस है और जो असर है वो सिर्फ गाजा स्ट्रिप में है। तो जब वो 7000 रॉकेट लॉन्च करते हैं तो वो सिर्फ एक बहुत मखसूस इलाके के लिए और बहुत मखसूस ऑब्जेक्टिव्स के लिए करते हैं। और मुझे बदकिस्मती से ये कहना जरूरी मालूम होता है कि इससे आपने जो इजरायली पोजीशन है, नेतन्याहू की पोजीशन है, उसको आपने स्ट्रेंथन किया है। अब ये है कि दुनिया ने इजराइल के साथ बहुत सिंपैथी का जिक्र किया है। औरतों ने कहा है कि साहब जो हमास कर रहा है वो अबॉरेंट है, जो जिसे कंडेम करना चाहिए, और बजाय इसके कि इसको 2 स्टेट सोल्यूशन को प्रमोट किया जाए, मुझे लगता है कि इसने 2 स्टेट सोल्यूशन की पॉसिबिलिटीज को घटाया है। अच्छा सर, तो ये मामला कितना आगे जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि इजरायली वज़ीर आज़म जो हैं नेतन्याहू, उन्होंने तो बाकायदा तौर पे कह दिया कि अब ये खुली जंग है और हम हालत जंग में हैं। कि क्या मामला जल्द रैपअप होता हुआ आपको नजर आ रहा है या ये आगे बढ़ेगा? जिस तरह से पूरी दुनिया, आप भी कह रहे हैं कि अक्सरियत जो ममालिक है वो तो इसराइल के पीछे खड़ी हुई है। देखिए, इसराइल तो कहेगा कि ये जंग है क्योंकि इसराइल चाहता है कि अब वो कह सके कि साहब ये इन्होंने, हमास ने 2 स्टेट सोल्यूशन का जो हल दुनिया चाहती थी, उसकी इम्कानात को हमास ने डिस्ट्रॉय किया है। और वो ये कहना चाहता है कि भाई न सिर्फ इनको आपने डिस्ट्रॉय किया है,
लेकिन इसके बाद हम जो सच इजराइल यानी इजराइल जो कि सारा वेस्ट बैंक लेगा, उसकी पोजीशन आपने स्ट्रेंथन की है, और इस पोजीशन स्ट्रेंथन करने की वजह से ये है कि हम आगे चल के कह सकेंगे कि साहब जो 2 स्टेट सोल्यूशन हमने नहीं तबाह की, ये हमास ने तबाह की है। और जो पाकिस्तानी है और जो और मुसलमान ममालिक हैं, उनको पहचानना पड़ेगा कि हमास सिर्फ एक गाजा स्ट्रिप के अलावा और जगहों पे हमास की कंट्रोल नहीं है, और इसकी वजह से जो वो कहते हैं वो फिलिस्तीनी पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरह उसकी अक्कासी नहीं करते। अच्छा सर, ऐसे में खुद आपने मुस्लिम ममालिक का जिक्र किया, मुस्लिम ममालिक में भी चांद देखा, इससे जो सूरत हाल जो दूसरी तरफ खड़ा होगा, या फ़लस्तीन के साथ पाकिस्तान खड़ा है, या चाइना खड़ा होगा, या ईरान खड़ा है, या मैक्सिमम कुछ कंट्रीज, लेकिन ऐसे में जो सऊदी अरब है उसका रोल, क्योंकि अभी हाल ही में एक इजरायली जो डेलीगेशन उन्होंने विजिट भी किया, हमने वो सारी क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स भी देखे, वहाँ पे डांसिंग एंड एवरीथिंग, प्लस ये कि जो इतलात हैं कि सऊदी अरब में 2 साल पहले जो है उनकी इमदाद भी बंद कर दी थी, तो सऊदी अरब का रोल क्या होगा? क्या उस पर किसी किस्म का प्रेशर होगा? देखिए, इसमें आप इसको इस तरह सोचिए कि न सिर्फ यूएई का, न सिर्फ सऊदी अरेबिया का, लेकिन यूएई का भी रोल होगा, और दोनों ने अभी मेरी नज़र में ये फैसला कर लिया है कि आपको इजराइल के साथ किसी किस्म का मुआहदा करना है। कोशिश ये करनी है कि वो 1967 के जो सेटलमेंट थी उसकी बिना पे आप करें, और फिर 2 स्टेट सोल्यूशन निकले। लेकिन उनको ये तो महसूस हो रहा है, ये मालूम है कि वो इजराइल में एक्सेप्टेबल नहीं है, और सोल्यूशन जो होगी वो वेस्ट बैंक वाली सोल्यूशन होगी। अब इस पे कह तो रहे हैं कि साहब हम 1967 की बॉर्डर चाहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि उनको पता है कि ये होना नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि इजराइल के साथ अभी किसी किस्म की एग्रीमेंट हो जाए, जिससे वो इक्तिसादी तौर पे इजराइल ने जो चीज़ें की हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और दूसरा कि अब जंग से हट के और वो अपनी इक्तिसादी तरक्की को इस पे मुनहसर न करें कि साहब इजराइल के साथ कैसे चलेगा आगे। सर, इजराइल की डेफिनेटली ख्वाहिश शुरू से रही है कि वो गाज़ा पर भी अपना कंट्रोल हासिल कर ले, क्या इसको भी आप किसी साजिश के पैराए में देख रहे हैं, या हो सकती है? ये हो सकती है और होगी। माजरत के साथ ये कहना जरूरी है कि ये जो हमास कर रहा है अभी वो गाजा स्ट्रिप के कर रहा है, और उसके साथ उन्होंने जो सूरत हाल पैदा की है वो ये है कि बहुत सारी ममालिक में इजराइल के लिए सिंपैथी बढ़ी है। जो अमेरिका में इजरायली लॉबी है वो स्ट्रेंथन हुई है, और जो लोग चाहते हैं दुनिया भर में कि सब अब एक हल ढूंढा जाए, वो अब इसके लिए भी तैयार हैं कि 1967 की जो 2 स्टेट सोल्यूशन थी वो नहीं होने लगी। अब जो ये 1 स्टेट सोल्यूशन होगी उसमें जॉर्डन का क्या रोल होगा, इजिप्ट का क्या रोल होगा, कि जो फिलिस्तीनी हैं उनको किस तरह अकोमोडेट किया जाए वेस्ट बैंक से उनको निकालने के बाद। ओके, मैं इसलिए भी नजमुद्दीन शेख साहब ये बात कर रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो इससे जो आपने बात की ना कि इजराइल की तरफ बड़ी लोगों की सिंपैथी है, तो हम बड़े वीडियो क्लिप्स, शॉर्ट क्लिप, बड़े डिस्टर्बिंग क्लिप्स हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें लग यही रहा है या पोर्ट्रे ये कराने की कोशिश की जा रही है कि जी इजराइल जो है वो बड़ा मजलूम है, वो विक्टिम कार्ड भी यहाँ पर प्ले कर रहा है। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है इसके आलमी सतह पर क्या असरात होंगे अगर ये जंग कंटिन्यू रहती है, तो क्या क्या चीजें पर उसका इम्पैक्ट होगा?
देखिए, यही तो मसला है कि मुजालिम जो है वो इजरायली कर रहे हैं, लेकिन हमले के बाद उनके लिए बहुत सारी सिंपैथीज बढ़ गई हैं। अब इसको अगर हम मद्देनजर रखें तो आप देखिए कि कैसे वर्ल्ड जो इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस तरह अब इजराइल के फेवर में हो गई है, जबकि इससे पहले वो चाह रहे थे कि साहब जरा रुकिए, जरा सोचिए और जरा ये कोशिश कीजिए कि आप टू स्टेट सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच नजमुद्दीन शेख साहब। आपके टाइम का फॉर्मर एम्बेसडर शेख साहब से बात कर रहे थे और उन्होंने कतई इस बात को रद्द नहीं किया है कि कोई साजिश भी हो सकती है गाज़ा का कंट्रोल भी देने में, लेकिन बहरहाल इस जो सूरत हाल है वो इंतहाई मामला संगीन है और हमें एक दफ़ा फिर एक डिवाइडेड वर्ल्ड के तौर पर, क्योंकि कुछ ममालिक चंद एक ममालिक हैं जो कि इस वक्त पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं, जिसमें से जबकि अक्सरियत जो है और जो हमारे ताकतवर ममालिक हैं, अमेरिका कह लीजिए और यूरोपियन कंट्रीज़ कह लीजिए, वो इज़राइल के पीछे खड़ी है। और जो फ़लस्तीनी जो हमारे भाई हैं उनकी तादाद हर आने वाले घंटे में हमें इत्तलात मिल रही है कि वो बढ़ती चली जा रही है। बहरहाल अल्लाह रहम करे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात कर देते हैं, इंतखाबात के हवाले पर भी बात कर देते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बात करनी है वो बात ये करनी है कि हम हर दफ़ा देखते हैं जंगें हो, दहशत गर्दी हो, जो अंजाम होता है वो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात पे होता है, टेबल टॉक पे होता है, डायलॉग्स पे होता है। PTI इस पर बात कर रही है मूव ऑन की, वो उसकी ख्वाहिश भी है और उसकी कोशिश भी है, कबूल होगी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर ज़रा गुफ्तगू करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मेरा ये ख्याल है कि अब हमें भी मिलकर इलेक्शन कमीशन को हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई आप इलेक्शन की डेट देते हैं। उसकी वजह यह है कि हर दूसरे दिन और हर दिन ही बात अगर सियासी जमातें कर रही होती हैं वो इलेक्शन की डेट पर कर रही होती हैं और इस बात को लेकर बड़ी तशवीश है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस क्यों नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी यही कहना है, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने आज एक प्रेस टॉक भी की है और लेकिन उन्होंने ये कहा है कि लोग इंप्रेशन ये ले लेते हैं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के हालात को देखने की ज़रूरत है, मईशत को देखने की ज़रूरत है। बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह हैं, इलेक्शन होने हैं। PMLN ने, मेरा ख्याल है PMLN वाहिद वो फ़िलहाल सियासी जमात है जिसने बाकायदा तौर पर अपनी इलेक्शन कैंपेन का ही एक तरह से आगाज़ कर दिया है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब की वापसी इलेक्शन के होने से ही मशरूत थी तो नवाज शरीफ साहब की वापसी 21 अक्टूबर को हो जाएगी। अब हार्डली मेरा ख्याल है 14-15 दिन रह गए और शायद 13-14 दिन, और उसके बाद वो वापस आएंगे। वहीं से कहा गया कि इंतखाबी मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। देखिए, जो दीगर जमातें हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और वो अपॉर्चुनिटीज़ या वो जो मौक़े इस नून लीग को हासिल हैं वो किसी और जमात को हासिल नहीं है। उसके साथ साथ अगर हम PTI की बात करें तो वो तो शायद इसमें बहुत ही, इस रेस में बहुत ही ज़्यादा पीछे है। उसकी ख्वाहिश है कि माजी को भुला के आगे बढ़ा जाए, मूव ऑन किया जाए, लेकिन क्या उसकी ख्वाहिश पूरी होगी? बहरहाल आज जो मौलाना फजलुर रहमान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, छोटा सा ज़रा सुन लेते हैं। कौन लोग हैं जो 4-5 अपने एक कमरे में बैठकर पूरे मुल्क का और आवाम का और हर चीज का फैसला करते हैं और अपने आप को अक्लकुल समझते हैं? मैं सियासी जमातों से भी कहना चाहता हूँ, सब लोग लगे हुए हैं इलेक्शन कैंपेन में, समझते हैं कि अगला इलेक्शन में हम कामयाब हो जाए। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये सबका हक है, लेकिन तरजीहात तो देखो। आप इलेक्शन की फिक्र में हैं और उधर रियासत जो है डूब रही है आपकी। नताइज ये होंगे इसके कि आपका इंतखाबी अमल मखदूस हो जाएगा। मैं जिससे जंग लड़ता हूं फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले होने चाहिए। मैं चाहता हूं हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो। बहरहाल बड़ी बात की है मौलाना साहब ने कि मैं उस वक्त तक कोई ऐसे बयान नहीं दूंगा अगर वो PTI चेयरमैन जेल में है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि हमारे इसका अंजाम क्या होगा अगर इस वक्त मईशत और रियासत जो डूब रही है उसको बचाने के बजाय इलेक्शन की तरफ जाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसका जवाब भी दिया था और फिर उन्होंने इलेक्शन के हवाले से बात की है, कोई सुन लेते हैं। हम समझते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन डेट ऐलान करे और पीपल्स पार्टी का रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन से है कि वो जल्द से जल्द अगर इलेक्शन डेट देते हैं तो पाकिस्तान के अवाम में जो जिस कंफ्यूजन का आपने जिक्र किया वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए।
ख्वाजा आसिफ साहब भी आज गुफ्तगू कर रहे थे और एक दफ़ा फिर उन्होंने इसको मकाफात अमल करार दिया है, लेकिन ये कि क्या बयानियाँ बनाने की कोशिश की है वो सुन लेते हैं। नवाज शरीफ को जो है वो पनामा के केस में मुलव्वस किया गया, पनामा में उसका नाम भी नहीं था। फिर बेटे से तनख्वाह ना लेने के लिए उसको जो है नाअहल करार दिया और उससे अपील का हक भी छीन लिया गया। सैकड़ों तारीखें उसने और उसकी बेटी ने भुगती और आज जो है पीटीआई और पीटीआई की क़यादत शोर मचाती है। क्या उस वक़्त याद नहीं था कि वक्त बदल जाता है? रात को आरटीएस बैठ गया। ये मकाफत अमल है कि आप जिसको कौम के लिए तोहफा समझ के लेके आए थे वो आपके गले में पड़ गया। अच्छा, ये जो कुछ भी पीटीआई के साथ इस हो रहा है उसको मकाफात अमल किया तो जा रहा है, लेकिन जरा आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि जो कुछ हुआ इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी जेलें काटी और मुकदमात का सामना किया। इसी तरह से PMLN के लोगों ने जेलें काटी, मुकदमात का सामना किया और आज पीटीआई करी है। लेकिन बहरहाल फिर भी हालात में मुमासलत है, हालात मुख्तलिफ है, ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, इस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उसके बाद एजाजुल हक साहब ने भी आज गुफ्तगू की है और बड़ी अहम गुफ्तगू की है। कुछ इश्यूज और कुछ नुकात उन्होंने ऐसे उठाए, जरा सुनते हैं वो क्लिप भी। एक ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान की तारीख में जो कहते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर। उसके बाद 65 की जंग हो गई थी, आपको पता होगा। उसके बाद फिर ऑपरेशन फेयर प्ले हुआ। उसके बाद 77 का मार्शल लॉ लग गया था। उसके बाद 99 में एक और ऑपरेशन हुआ। उसके बाद फिर मार्शल लॉ लग गया था। तो इस वक्त जो हो रहा है ना, वो हो रहा है ऑपरेशन 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर। और अगर ये ऑपरेशन फेयर प्ले की तरह ऑपरेशन 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर, जो कि मुझे नजर आ रहा है क्योंकि अहकामात दिए जा रहे हैं, सपोर्ट दी जा रही है, हलकों के अंदर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस तक पैगामात पहुंच रहे हैं कि जनाब फलां पार्टी को सपोर्ट करो। तो पहले इन्होंने कोशिश की कि पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा यहाँ शायद है पंजाब में, लेकिन वो नाकाम हो गए। फिर एक नई जमात की तश्कील दी, लेकिन वो भी आपने देख लिया, बैठ गए। फिर उन्होंने KPK में एक एक्सपेरिमेंट किया, वो भी नहीं चल सका। तो इसलिए जो चीज़ नेचुरल है उसको नेचुरल रहने दें। जो चीज़ नेचुरल है उसको नेचुरल रहने दें। जो नई जमातें बनी हैं उनको वो पजीराई नहीं मिली, ये इसी हवाले से वो बात कर रहे थे। और जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं वो भी बड़ी आम है। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। यहाँ पे जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। मुश्ताक अहमद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMLN AJK, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टूरिज्म आज़ाद जम्मू और कश्मीर। महमूद मौलवी साहब प्रेसिडेंट सिंध इस्तेकाम पार्टी के और पाकिस्तान। और मोहम्मद शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के तर्जुमान भी हैं, लीगल अफेयर्स पे उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं, मेंबर कोर कमेटी भी हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुश्ताक मिनहाज साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये इंप्रेशन अब तूल पकड़ता जा रहा है कि PMLN को है जो कोई एज हासिल है। पहले तो डेफिनेटली ये बात भी हुई कि निगरान हुकूमत में भी आप की कहीं ना कहीं नुमाइंदगी बनती है। फिर जमातें ये भी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आपको ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये इंप्रेशन कि मौलाना साहब का कि अगर इलेक्शन हो गए तो फिर रियासत डूब रही है, वो फिर मुझे तारुल कादी साहब याद आ जाते हैं कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। क्या कहेंगे सर इस पर? बहुत शुक्रिया नादिया। PMLN के हवाले से सबसे पहले तो जो आपने ये कहा कि एक एज मिल रहा, तो PMLN मैं सिर्फ ये बताता चलूँ लोगों के जो है वो हाफ़ज़ा इतना कमज़ोर भी नहीं है पाकिस्तान का। ये PMLN के लिए इलेक्शन जो है ना कोई नई बात नहीं है। PMLN इलेक्शंस में गुज़श्ता 30-35 साल से मुसलसल इलेक्शन के अंदर है और कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और कभी नहीं भी मिले, लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्शन से नहीं भागे। अगर आपको याद हो कि 1990 और 93 और फिर 97 में तो हमें हमारी जो जमात थी उसको 2/3 अक्सरियत मिली, लेकिन इसके बावजूद भी एक फौजी बगावत पे हमारी पार्टी को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इक़्तिदार से निकाला गया। फिर 2002 के इलेक्शन में तो ऐसी सूरत हाल थी कि हमारे उम्मीदवार को जिसको हम टिकट देते थे वहाँ पर फिर शाम को वो मुकर जाता था। और लेकिन इसके बावजूद हमने 2002 के मुशर्रफ का इलेक्शन भी झेला, मतलब। और फिर 2008 में तो हमारे लिए गुंजाइश भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्शन में गए और हमने पंजाब की गवर्नमेंट बनाई। 2013 में भी आपको पता है कि इमरान खान की लॉन्चिंग हो चुकी थी 2011 में, जो 30 अक्टूबर का जो है वो अपना लाहौर में जलसा हुआ था।
और फिर उस इलेक्शन में PMLN फिर सुरखरू हुई लोगों के वोट से, और फिर 2014 में धरना बिठा दिया गया। फिर एक नई जमात का यानी गलगला आया और उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई गई। फिर आप देखें कि पूरा यानी एक PMLN की क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ख़िलाफ़ एक पूरा बयानिया बनाया गया। और फिर जिस तरह आज ख्वाजा असद साहब का आपने बात की कि 2017 में यानी 16 में और 17 में जिस वक्त कोई पनामा में नाम ही नहीं था, तो जजेस ने कहा बाबर रहमते बैठे हुए थे, फिर मियां नवाज शरीफ की पॉलिटिकल जो है ना वो आपको टारगेट किलिंग की गई। तो PMLN तो हमेशा उसके बावजूद 2018 के हम इलेक्शन में आए और हम इस इलेक्शन को अपने एज ए प्रोटेस्ट हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अगरचे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन फिर इसके बावजूद लोगों ने हमें एतमाद से नवाजा। तो अब हमारे लिए हम ये समझते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड, ये हमें सबसे ज्यादा टारगेट किया गया, चाहे वो मुशर्रफ का दौर हो, चाहे वो बाजवा साहब का दौर हो, वो तो मासी था ना, वो कंपनसेशन, उसको कंपनसेट किया जा रहा है क्या? कोई कंपनसेट तो वो हो ना कि जिसका कोई पब्लिक में कोई वोट बैंक ना हो। हमारे तो 85 से 90 से MNA MP हमने कोई नए बंदूक की कोई ट्राई, वो कहते हैं ना, टेस्टिंग नहीं करनी, ट्रायल। ठीक है मुश्ताक मिनार साहब, जो ठीक है, एक वोट बैंक का ठीक है, मैं आती हूँ, मैं वापस आती हूँ। हल्के लेवल पर ठीक है सर, एक सेकंड शुएब शाहीन साहब, ये जो इंप्रेशन है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो PMLN को ही दी जा रही है, या बहुत सारी सहूलतें जो हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो PMLN को हासिल है निगरान सेटअप के में, उनके अपने पीपल्स पार्टी का खुद का कहना है कि उनके अपने बंदे हैं, ये इंप्रेशन दुरुस्त है? बना के बाकायदा सजा, इंप्रेशन नहीं, ये परसेप्शन नहीं, ये तो हकीकत है। मुझे बताएं काकड़ साहब कौन लाया? सारे मिनिस्टर्स किसके बैठे हुए हैं? मोहसिन नकवी साहब को राजा रियाज लेकर आए, और राजा रियाज किसका है? राजा रियाज किसका है? और देखें, हमारे मुल्क की ताकतवर तरीन एक इदारा है, वो है एस्टेब्लिशमेंट, और उसके नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं। उसकी आंख का तारा शहबाज शरीफ है, जो आज भी अपने आप को फख्र करता है। कल के आप इंटरव्यू देख लें उसका, और उससे पहले आखिरी जो उसकी स्पीचेस थी, इवन वो कहता था ये फ्लाईओवर भी उनकी मेहरबानी के बगैर मैं नहीं बना सकता। और एक ही सारे इदारों को बांदी बना के खड़ा कर दिया गया है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के लिए, वो है PMLN। और हालत उनकी यह है कि पब्लिक में जाने के काबिल नहीं है। आपने जो लेटेस्ट गैलप सर्वे है, गो कि हम भी उससे इख्तलाफ रखते हैं, उसके मुताबिक आज भी 70% पॉपुलैरिटी इमरान खान और PTI की है। 60%, चलें भाई 60% मान लें, 10 आपने ज्यादा ग्रेस चलें जी, गलती हो गई, 60% मान लें, तो ये कहाँ है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे भी ये नहीं आ रहे। लीडरशिप के हवाले से नवाज शरीफ साहब कहाँ नजर आ रहे हैं? बात ये नहीं है, बात ये है कि इनका जो तर्ज अमल था पिछले 16 महीनों में लोगों ने देख लिया। जो कुछ इन्होंने मुल्क की माशी तबाही की, जो मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, जो सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसालें कायम की। मुझे बता दें, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, क्या हमारे पास फील्ड है? हम ये कहते हैं हमें जिंदा रहने का हक तो दे दो। सर, जो कुछ सदाकत अब्बासी के साथ हुआ, उसको घर आए, मिलाया, उसके बाद वो डाले लेके वापस चले गए। और लोगों को आज मुकाफाते अमल कहते हैं PTI ने इनके दौर में। मुझे बता दें कितने इनके बंदे उठा करके गायब कर दिए गए? कोई एक बंदा बताएं उठाया गया हो, उसको अदालत में पेश ना किया गया हो। हम ये कहते हैं अदालत में पेश करो ना, अगर कोई मुजरिम है तो कानून के मुताबिक प्रोसीड करो। ये क्या बात है कि आप बंदे उठाओ, गायब कर दो और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ तो वो फरिश्ता बन जाता है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, जो मीडिया हाउस नहीं आएगा, वो खराब हो गया। बात यह है कि ये ना जमहूरियत के लिए बेहतर है, ना मुल्क के लिए बेहतर है, ना आइन के लिए बेहतर है। आज आपकी बदअमनी, इंतशार, जो हालत है दहशतगर्दी की, और जो माशी तबाही, ये इन 16 महीनों में PDM के फाशिस्ट जमातों ने की है। और हालत ये क्या है? अगर इनको ये यकीन होता ना कि ये इलेक्शन में मुकाबला कर सकते हैं, ये 60 दिन में इलेक्शन कराते। ये क्यों ले गए हैं इसको? आगे भी कोई पता नहीं कि कब इलेक्शन होगा, और इनको नजर भी नहीं आ रहा कि कब इलेक्शन की डेट आएगी। और इसके साथ मुझे आप एक बात बता दें कि जो सबसे अहम बात यह है
कि इस मुल्क के मसाइल का हल क्या सियासी अदम इस्तेकाम के साथ हम चला सकते हैं इस मुल्क को, क्या इलेक्शन को मुतनाज़ा वक्त से पहले बना के उसका कोई फायदा होगा मुल्क को। सवालात हैं जो मुझे मौलवी महमूद साहब से जानने हैं, महमूद मौलवी साहब से जानने हैं। महमूद मौलवी साहब, इस वक्त तो कोई शक नहीं है कि सब पार्लियामेंट खाली पड़ी हुई है, सेनेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं, इलेक्शन के डेट के हवाले से अनसर्टेनिटी है। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम की फिजा है, इसको किस तरह से बहाल किया जाए? क्या आप ये समझते हैं कि इसमें कोई मेजर डायलॉग्स होना चाहिए, या अगर इनसे गलतियां हुई हैं तो आगे बढ़ना चाहिए? वो मकाफात अमल कहते हैं, किस तरह से ये मुल्क आगे चलेगा? कोई पार्टी में इस किस्म की सोच आपके पाई जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा कहना ये है कि डायलॉग बहुत ज़रूरी है। हर दौर में देखें, एंड ऑफ द डे टेबल पे ही बैठा जाता है और डायलॉग के ज़रिए ही हल होते हैं। चाहे जंग जब होते हैं, जंगों के बाद भी देखिए ना, फैसले तो टेबल पे होते हैं। तो मेरा कहना है कि बैठने में कोई हर्ज नहीं है। यही चीज़ मैं कहूँगा, अगर उस वक्त जो शुरू में जो इमरान खान साहब जो हैं, अगर वो इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ जाते तो आज ये पोजीशन नहीं होती। देखिए ना, उन्होंने कहा कि मैं किसी के साथ बैठना नहीं चाहता हूँ। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, बैठना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ ये कहेंगे कि जी मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा, तो फिर तो देखिए ना कोई हल नहीं होगा, और फिर यही नतीजा निकलेगा जो आज हुआ है। देखिए ना, बदकिस्मती से देखिए ना, ज़िद कर कर के हम कहाँ पे मतलब पहुँचे। इस मुल्क को भी डैमेज हुआ, इकनॉमी डैमेज हुआ, और पीटीआई खुद डैमेज हुई। देखिए ना, ये किसी को फ़ायदा तो नहीं हुआ। पीटीआई डैमेज हुई, मुल्क का नुकसान हुआ, इकनॉमी का नुकसान हुआ। एक नई जमात निकल आई, आप सिंध के सदर बन गए। नहीं, देखिए, मैं तो पहले भी, मैं आपको बता दूं, मैं पहले सिंध का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। तो देखिए, ये चीज़ें तो आती जाती रहती है, हमें मुल्क का सोचना है। देखिए, सियासत तो आती जाती रहेगी। ये राय आपकी पार्टी में भी पाई जाती है, या ये आपकी जाती राय है कि डायलॉग होना चाहिए, बैठना चाहिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई हो या दीगर जमातें हो? मेरे ख्याल से देखिए, मेरे ख्याल से हर सियासी आदमी का यही जो है व्यू होगा। अगर वो सियासी बात कर रहे हैं तो व्हाई नॉट। देखिए ना, ये कैसे हो सकता है कि मैं कहूँगा कि हम बात नहीं करेंगे? बात तो करनी चाहिए ना, और बात करके ही हल निकलेंगे। देखिए ना, अगर आप देखें, अगर कोई चीज़ किसी ने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा उसकी काटेगा, मगर पूरे आवाम को और पूरे मुल्क को तो हम डैमेज नहीं कर सकते ना। देखिए ना, अगर आप ये देखें, कोई एक शख्स या दो शख्स या तीन शख्स, ये जो है 22 करोड़ की आबादी है, अगर किसी पार्टी में 3-4 शख्सों की इश्यूज है, उन 3-4 शख्सों को हटा के बात हो सकती है। पार्टी किसी एक शख्स -1 में भी बात हो सकती है, माइनस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहे हैं हम। देखिए, अगर उनको देखिए, अगर उनको सजा हो जाती है तो फिर आप मुझे बताएं, किसी ने किसी से तो बात करनी पड़ेगी ना। ये तो नहीं है तहरीक इंसाफ, देखिए ना, बदकिस्मती है। देखिए, बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, चाहे किसी पार्टी में। मैं ये कहूँगा कि पीटीआई में भी नहीं है, था ना, है ना, पीपल्स पार्टी में है, ना पीएमएलएन में है। ठीक है, जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगी पार्टीज में, हम डेमोक्रेसी पहले ले आए, फिर हम डेमोक्रेसी की बात करें। बिल्कुल ठीक है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। बहुत अच्छी आपने बात की है, और ब्रेक के बाद आप मिनहाज साहब से भी जानना है कि क्या उनकी सोच भी यही है। वो मकाफात अमल की बात तो करते हैं, लेकिन अगर पीटीआई के लोगों से बात करो, जिस तरह से शुएब शाहीन से बात हो रही थी, तो कहते कि ज़रा बताएं ना कि कितने जो हमारे साथ हो रहा है कि क्या वो उनके साथ हुआ था, और मूव ऑन की जो पीटीआई की ख्वाहिश है वो नून लीग के लिए या दीगर जमातों के लिए कितनी काबिल कबूल है। वापस आते हैं, जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुश्ताक मिनहाज साहब, जब हम मकाफात अमल या आप मकाफात अमल की बात करते हैं, आपसे मुराद आपकी जमात, तो पीटीआई का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ नज़र आता है। वो कहते हैं कि ममासलत बताइए ना कि क्या अगर जेलों में ज़रूर गए हैं, लेकिन क्या किसी को उठाया, क्या कोई डिसअपेयर हुए, क्या फोर्स डिसअपेयरेंस हुई, वगैरह वगैरह। देखें मुश्ताक मिनहाज साहब, हमें ज़्यादा कोई नादिया को खुशी नहीं है कि किसी को उठा लिया जाए और फिर इसे
अपना गुमशुदा कर दिया जाए। हम तो सबके लिए ये कहते हैं कि जिसने भी कोई काम किया है, कोई खिलाफ कानून बात की है या कोई किसी ने कोई दहशतगर्दी की वारदात की है तो उसे कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए। बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड की जो मेरे भाई शोएब साहब बात करते हैं तो सर, एक सेकंड मुश्ताक मीना साहब, एक सेकंड मुश्ताक मीना साहब, एक सेकंड। आप कह रहे हैं कि आपको खुशी नहीं है, लेकिन आप लोगों की कोई मज़ामत, कोई एफर्ट भी तो नजर नहीं आती। सर, आपके दौरे हुकूमत में उतरा, क्या आप लोगों ने एफर्ट्स की कि ऐसा ना हो? क्या आप लोगों ने कोशिश की? सिर्फ ज़बानी तो बात नहीं होती ना कि हमें खुशी नहीं है, लेकिन आपको दुख भी नहीं है। नहीं, हमारी हुकूमत किधर थी मुझे ये बताएं तो सही, कहाँ पर हुकूमत, किस हुकूमत? क्यों आपकी हुकूमत नहीं थी? वफाक में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, पार्टी के सदर, आपकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। कोalition अपनी जगह है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, चले उसको मान लिया जाता है, लेकिन बात यह है कि आपने डायरेक्ट आपने PMLN के खिलाफ भी तो आप देखें ना, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट से उतारा गया और आप कहते हैं कि फिर उसको गिरफ्तार करके जेलों में पहले उसको पार्टी उसकी सदारत से फारग किया गया। हमारे सेनेटर्स को जो है वो आज़ाद करा दिया गया जिनको हमने टिकट दिए थे, और फिर उसको जेल से लंदन भिजवा दिया गया। रईफ अब्बासी को रात के 12 बजे, यानी आप देखिए कि रात के 12 बजे कूद के, जिसको कहते हैं ना बाकायदा अदालत के अंदर, उसको अरेस्ट किया गया। तो हम ये नहीं कहते कि ये कोई इस तरह सबके साथ हो, लेकिन हमने तो बाहर जाके हमने तो कोर कमांडर हाउस पे हमने जो है ना वो हमला नहीं किया। हमारे कारकुनान ने तो जाके अपना फौजी तनसीबात पर हमला नहीं किया। हमारे लोग जो है ना तमाम इस जुल्म के बावजूद उन्होंने तो जाके जो है ना किसी जगह पर कंटोनमेंट्स को नहीं तोड़ा, ना शुहदा के जो मुजस्मे थे उनकी बेहरमती की। तो जिन्होंने जिस हद तक जो लोग गए, तो जो उन्होंने फसल बोई है तो वो फसल वो काट रहे हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आपको पता है, हमें भी पता है कि हुकूमत जो है वो इस मामले में कितनी एक बाइख्तियार है कि जब आप फौज के तनसीबात के ऊपर, कोर कमांडर हाउस के ऊपर, आप GHQ के ऊपर, आप अपना हवाई अड्डों के ऊपर आप अटैक करेंगे तो उसके बाद आप ये समझें कि आपको नॉर्मल ट्रीट किया जाए। आपके साथ तो वही होगा, दहशतगर्दों के खिलाफ होता है, मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ होता है, जो गद्दारों के खिलाफ होता है। लेकिन उसको सजा जो उसके बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं मुश्ताक मीना साहब, मैं आपसे टोटली एग्री करती हूँ, बट उसकी सजा उस किरदारों को मिलनी चाहिए ना जो इसमें मुलव्विस थे। हमें तो नादिया प्रोग्राम में उस वक्त बात करने की भी इजाजत नहीं थी। आज तो कम से कम जो भी मुजालम हो रहे हैं, जो कोई इंसिडेंट्स हो रहे हैं, शोएब साहब तो एक नेशनल टीवी पे आकर वो सारी चीजें, बात कोई सेंसर नहीं हो रहा, सब कुछ जो है ना आप इसको नशर कर रहे हैं। तो कहाँ पर इनको जो है ना किसी जगह पर बात कहने में कोई प्रॉब्लम था? हमें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी जिस होटल में करते थे, जिस जाते तो वो उधर से बुकिंग कैंसिल हो जाती थी। दुरुस्त कह रहे हैं। एक सेकंड मुश्ताक मीना साहब, एक सेकंड, बात आपकी ठीक है, शोएब बिल्कुल ठीक है। शोएब शाहीन साहब, अगर आप ये कंपैरिजन दुरुस्त नहीं है कि हकीकत ये लोग फोर्स डिसअपीयरेंस कहीं नहीं थी, आपके मामले में है, लेकिन रेड लाइन वहां पे क्रॉस नहीं हुई थी, आपने की है, आपसे मुराद आपकी जमात ने। पहली बात तो ये मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई मुशर्रफ के ज़माने को आज आप 100 कार्ड जमहूरियत के ज़माने वाली बात आप कहना चाह रहे हो। मुझे बताएं 2018 में कितने लोग आपके गिरफ्तार, कितने लोग उठाए गए, कितने लोगों को गायब कर दिया गया? जहाँ तक हमले की बात करते हैं, मुझे बताएं, ये तो एक बंदा नहीं कोई फौत हुआ ना शहीद हुआ। एक मिनट सर, मिनाज साहब मैं बात कर लूँ, मिनाज साहब आपको टाइम मिलेगा, मैं बात मुकम्मल कर लूँ। मिनाज साहब बात मुकम्मल करने दें। आप मुझे बताएं, तैयारा ऊपर है हवा में, एक मिनट मिनाज साहब, तैयारा हवा में है, आप कहते हो इनको कहीं भी ले जाओ, इंडिया ले जाओ, किसी मुल्क ले जाओ, बेशक गिरता है गिरने दो। क्या ये जुर्म नहीं था? किसके साथ था ये? अदालत में कौन लोग थे? अच्छा मुझे बताएं, रियासत की, मिनाज साहब जरा 2 मिनट दे दें प्लीज प्लीज। मिनाज साहब आपको पूरा मौका मिलेगा। मुझे बताएं, रियासत का सुतून, सबसे बड़ा सुतून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, क्या उनके ऊपर इन्होंने हमला नहीं किया? क्या वो हमला जायज़ है और काबिल कबूल है? बाकी छोड़ दें। अभी ये PDM के सरबराह ने जो कि रियासती इदारों की सरपरस्ती में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो गालियां दी, वहां खड़े होकर जिन्होंने नारे लगाए और जो गुफ्तगू की, आप ये कह रहे हैं कि जो 9 मई को हुआ वो जस्टिफाइड था? मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं भाई जिसने किया गलत किया ना, क्या उसकी आड़ में आज 60% या 70% आबादी को आप दबाव बर्बाद कर देंगे? पार्टी चेयरमैन की हिदायत थी बकौल परवेज वो उस्मान डार साहब के साथ कि उनकी प्लानिंग थी, उनकी आप उस्मान डार को की बात को आप
इंडोर्स कर रही हैं कि एक शख्स को अगवा किया गया, बजाय इस बात के कि पहले उसको कंडेम करें। एक बंदा अंडर कस्टडी है, आप उसकी की जाने वाली स्टेटमेंट की हैसियत है कि अगर इनके पास कोई एविडेंस था। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज फर्रुख बलोच ने यहाँ फैसला दिया है 9 मई के ऊपर, वो दैट हैज अटेन्ड फाइनलिटी, प्रोसिक्यूशन ने उसको चैलेंज ही नहीं किया। उन्होंने कहा एक शख्स जेल में, एक शख्स अंडर कस्टडी है, जिस शख्स जो जमानत के लिए गया हुआ था उसको उठाकर आप ले गए, रियासती दहशतगर्दी करते हुए हाई कोर्ट पे हमला हुआ, शीशे तोड़े, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, उठा के ले गए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो जमानत दी, उसके ऊपर सारी ऑडियोज वीडियोज सुनने के बाद उन्होंने कहा है कि इनका कोई कसूर नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर हमने उसकी मजम्मत की जब उनको बुलाया गया चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के ज़माने में। और दूसरी बात आपको बताऊं, क्या आप एक वाक़े को, अच्छा इस उस्मान डार वाली बात सुन लें, ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने स्टेटमेंट दी, उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट गिरफ्तार हो गए। मुझे बताएं गिरफ्तारी के 25 दिन के बाद ठीक है वो आते हैं, वो सीधा किसी अदालत में जाए बगैर वो मीडिया हाउस में लैंड करते हैं, वो कौन लेकर आए? तो आप अगर उस पर तहकीकात की बजाय जुल्म जबर बर्बरियत भी करें और उनको वादा माफ गवाह भी बनाएं और उसको बुनियाद बनाकर कहें कि आप मुजरिम हो गए, मामला ये है कि कहीं ना कहीं तो बात आगे बढ़नी है ना। यही तो हम कहते हैं, जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो वो फिर पीछे ले आते हैं। लेकिन देखिए हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, क्या इस मुल्क को जमहूरियत के मुताबिक चलाना है? क्या इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है या नहीं? जमहूरियत के मुताबिक चला कब है? जमातों में जमहूरियत नहीं है। महमूद मौलवी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मुझे जरा बात करने दें सर, मैं वापस आती हूँ ना। महमूद मौलवी साहब देखिए, अब मामला ये है कि रेड लाइन क्रॉस हुई है, लेकिन पीटीआई का खुद का ये कहना है कि जो उस रेड लाइन की जो है वो कोई जुडिशियल कमीशन बना दे, कोई फुल फ्लेज इंक्वायरी कर दे, जो भी उसके जिम्मेदार हैं उनको सजा दे दे, बाकी तो पार्टी चलने दें। ये आपका भी मौक़िफ़ है। लेकिन उसके अलावा मुझे ये बताएं कि पार्टी के अंदर जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व थे, फिर दूसरों के नाम भी आ रहे हैं, ये जलाओ घिराओ तशद्दुद की सियासत को कभी उन्होंने हवा दी थी या इस तरफ जहन माइल किया था? आप भी मीटिंग्स में रहे होंगे, पैगाम तो आप तक भी आते होंगे। आपकी आवाज़ ज़रा गूंज के आ रही है, मगर जो मैं समझा हूँ, देखिए एक चीज़ तो मेरा ख्याल से तय है कि जिन लोगों ने इसको प्लान किया और तो मैं तो कहूँगा उन लोगों को सज़ा मिलना ज़रूरी है। उसकी वजह कि मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ, उन बच्चों का और उन जो वर्कर्स, नौजवान वर्कर्स का क्या कसूर है जिनको अगर उकसाया गया हो और वो वहाँ चले गए हों। देखिए वर्कर और बच्चों का कोई कसूर नहीं है, कसूर उन लोगों का जिन्होंने प्लान किया है। नज़ीर मुख्तसर साहब ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशामदीद। महमूद मौलवी साहब, ये जो प्लानर्स थे, जो ब्रेन थे, उनमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी शामिल थे आपकी इत्तलात के मुताबिक? देखिए मेरे इत्तलात के हिसाब से कि माइंडसेट जो है ना, एक चीज़ था कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और मैं आपको बड़ा सिंपल फार्मूला देता हूँ। इसमें तो पीटीआई के मेरे भाई बैठे हैं इस वक्त, ये भी अग्री करेंगे कि धरने तो इन्हीं जगहों पे अग्री किया था ना कि होना चाहिए। अगर धरनों की जगह ये अग्री की थी तो इसका मतलब तो साफ है ना कि झगड़ा जो था फौज से था, वरना तो धरनों की जगह असेंबलीज के ऊपर होता। अगर अदालतों से था तो धरनों के जो है अदालतों के सामने होता। जब धरना फौज के इदारों के सामने था तो इसका जो माने बड़े क्लियर है कि डिस्प्यूट जो था फौज के साथ था। अभी उसके अगर आप माइंडसेट करके वहाँ पे लोग गए हैं, लोगों को मॉब को ले जाएंगे, तो तोड़फोड़ तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि पार्टी में देखिए एक माइंडसेट था, मेरे भाई इससे इनकार नहीं करेंगे कि धरनों की जगह तो यही तायुन की गई थी, इन्हीं जगहों पे धरने देने का कहा गया। आए पार्टी में सर, उस वक्त तो आप थे ना, उस वक्त ये थे नहीं ना, ये आपके जो भाई पार्टी में नए आपके जाने के बाद ये आए। आप ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, ये ना इकरार कर सकेंगे ना इनकार कर सकेंगे। नहीं देखिए मैं तो एक चीज आपको बता दूं कि जहां ये जिन लोगों ने तमाम चले जी महमूद मौलवी साहब, देखिए जिन लोगों ने ये जगहों को तायुन किया था उसमें इमरान खान भी थे। अगर इमरान खान ने ये जगह तायुन किया था तो आप मुझे बताएं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे कव्वाली तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना वो।
तो ये एक्सपेक्ट था और बहुत से लोगों ने मना किया। ये मैं आपको बता दूं, बहुत से पार्टी के सीनियर लोग, समझदार लोगों ने इन चीजों के ऊपर मना किया कि देखें जी, हमको कन्फ्रंटेशन फौज के साथ नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। मुश्ताक मिनहाज साहब, अब मामला यहाँ पर ये है कि आगे तो बढ़ना है ना, हम किसी जगह पे अटक के या रुक के तो नहीं रह सकते। अब अगर जो भी किरदार थे जिन्होंने रेड लाइन क्रॉस की, उनको सजाएं मिलना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हमें ये बताया जाए कि उस्मान डार जैसे बंदे जो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, वो प्रोवोक भी कर रहे थे, उनकी वीडियोस भी आ रही थी, फिर वो अपने घर से जो है वो रुपोश हो जाते हैं, फिर वो गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर वो एक इंटरव्यू देते हैं और वो धुल धुला के घर चले जाते हैं, तो ऐसे असल किरदारों को सजा कैसे मिलेगी? और फिर अताब तो पूरी पार्टी पर आएगा जो आ रहा है। देखें नादिया, असल किरदार तो एक ही है, असल किरदार तो एक ही है, वो लाडला जिसका नाम इमरान खान है, जिसे बड़ी जो नाजो नाम से पाला गया, जो ये खुद कहता रहा टीवी पे आके रोजाना उनके भाषण आप ये देखें कि मैं सड़क पे चला गया तो मैं जब इक़्तिदार से मैं खतरनाक हो जाऊंगा, ये मैं नहीं कहा, ये इमरान खान ने कहा, रोजाना कहा। वो ये कहता था मैं फैसलाबाद बंद कर दूंगा, वो ये कहता था मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा, वो ये कहता था मैं लाहौर बंद कर दूंगा अगर मुझे इक़्तिदार से अलहदा किया गया। और वो ये भी कहता था कि जब उसकी टारगेट, ऐसी बात नहीं है, जब उसकी सिविलियन गवर्नमेंट को खदेड़ने की जो है ना वो उसकी प्लानिंग थी, तो वो 126 दिन पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठा रहा। उसने टीवी पे पीटीवी पर हमला किया, पार्लियामेंट के गेट तोड़े। तो मुझे ये बताया कि आज जब आप GHQ के बाहर, कोर कमांडर लाहौर और कोर कमांडर पेशावर, आप सरगोदा के जो हवाई अड्डे हैं, आप फौजी तनसीबात के बाहर धरने का ऐलान करते हैं और अपने लोगों को इमरान खान की तरफ से कन्वे होता है कि आपने वहां पर जाना है, तो क्या वाकई जैसे महमूद मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि वहां को क्वाली सुनने तो जाना नहीं था, तो वहां पर तो अटैक ही करना था। तो एक ही आदमी है, बाकी देखें पूरा जिधर से भी जाए सर, एक ही आदमी को सजा दे दे, बाकी पूरी पार्टी पे। एक सेकेंड मुश्ताक मिनहाज साहब, अभी सवात में मैं देख रही थी कि पार्टी जो कॉर्नर मीटिंग है वो हुई, वहां से बंदे गिरफ्तार कर लिए। अगर वो एक ही किरदार था तो उस किरदार को आप सजा दे, वो तो वैसे ही जेल में पड़ा हुआ है। पूरी पार्टी को क्यों अताब का शिकार बनाया हुआ है? वो तमाम खोजी जो सिरा तलाश करता है, शोएब शाहीन साहब वकील हैं, ये सारे गवाह उस तक लेके जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो बिल्कुल उसको जो है ना फोकस हो रहा है। तो जो हम ये कह रहे हैं, पूरी दुनिया ये कह रही थी कि ये इमरान खान है, उसका माइंड सेट है, वो लाडला है और वो फाशिस्ट है, उसका दिमाग, वो जमहूरियत पे यकीन है, वो यही बात करता था। मुझे लास्ट कमेंट शोएब शाहीन साहब से लेने दे, टाइम मेरे पास कम है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लास्ट कमेंट दीजिए। अब मामला ये है कि सारी जो मिलेगी ये जो मामला सारे जो चीजें हैं कौल इनके कि वो एक ही किरदार है, वो है चेयरमैन, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खत्म नहीं हो जाती ना। अगर चेयरमैन साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते हैं भी जेल में, तो पार्टी तो उनके बगैर भी चल सकती है। आपने अच्छी बात माइनस मुझे बताएं, करक में इन्होंने जलसा किया, सीधी गोलियां मारी रेंजर्स ने और पुलिस ने। मर्दान में इसी तरह कार्नर मीटिंग घर के अंदर की, उनको उठा करके जेलों में बंद कर दिया। पाकिस्तान का झंडा लेके पीटीआई के वर्कर्स ने पीटीआई का झंडा लेकर उठे, 14 अगस्त को उनको उठा करके जेलों में बंद कर दिया और गायब कर दिया कई लोगों को। ये सवात वाला वाक़या आपने खुद बयान कर दिया। मुझे ये बता दें, इसको क्या आप फाशिस्ट हल क्या है? हल ये है कि आप अवाम को फैसला करने दें, ये तर्ज़े अमल अवाम को, इलेक्शन हो अवाम को फैसला करने दें। क्या इस अंदाज से 71 में खुदा न खास्ता बेहतर ताल्लुकात की बेहतरी है? भाई ताल्लुकात कैसे? अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये 1 मिनट मिनाज साहब, 1 मिनट, आपकी बारी नहीं है प्लीज मिनाज साहब, 1 मिनट मुझे एक बात बता दें। जीत गए तो आप करेंगे अवाम के फैसले। एक बात बता दें, जो इमरान खान की बात कर रहे हैं, उसने सबसे पहले सुबह क्या कहा, उसका इंटरव्यू आप उठा लें, उसने सिर्फ एक बात की, मुझे सिर्फ आप वारंट ऑफ अरेस्ट दिखा देना, कोई मज़ाहमत नहीं होगी, और तमाम वर्कर्स को कहा कि मैं गिरफ्तारी दूंगा। मुझे बता दें, जिस अंदाज से उसको गिरफ्तार किया, शीशे तोड़े, वकीलों को निशाना बनाया, और कोई एक स्टेटमेंट इमरान खान की बता दो जिसमें उसने रूल ऑफ लॉ की बात ना की हो, अमन एहतजाज हर शहरी का हक है, उसको बुनियाद बनाकर आप कहें जी इमरान खान फाशिस्ट हो गया।
बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, शुएब शाहीन भी, मुश्ताक मिनार साहब आपका भी। लेकिन बात वही है जो कि खुद महमूद मौलवी साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि जंगें भी होती हैं, तमाम से बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन उसका हल बाद में मुज़ाकरात और टेबल पर बैठ के निकलता है। जब हम दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं तो फिर किसी सियासी जमात के साथ क्यों नहीं कर सकते। और अगर आप जो भी है जिसने भी रेड लाइन क्रॉस की, आप उसको हटा के देखिए पूरी जमात को ताप का निशाना, या दीगर जमातें ये कह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, या बकौल शुएब शाहीन थी कि हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रही, तो ये ज्यादती हो जाएगी। और बहरहाल अवामी राय मुकद्दम है, तो इंतज़ार करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, जो पाकिस्तान की तारीख में अभी तक तो हमें कभी नसीब नहीं हुए, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो नाज़रीन में से कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।